जय हिंद साथियों, एसबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पेपर नंबर 16 सॉल्यूशन एसएससी जीडी 2025 का। पेपर 16वां सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले 15 पेपर सोल्व हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, आंसर दीजिएगा बच्चों। आपके सामने है, वह कौन सा अधिनियम है जिससे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये 4 अधिनियम आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन से अधिनियम को मार्लेमेंटो रिफॉर्म के रूप में जाना जाता है, सुधार के रूप में जाना जाता है। कौन सा अधिनियम है इनमें से, वो आंसर देना बच्चों। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1912, भारतीय शासन अधिनियम 1935, रोलट एक्ट 1919। 1919 का रोलट एक्ट है, उसको रोलट एक्ट ही बोलते हैं। 1919 का एक सुधार हो रहा था, भारत सरकार अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम, अधिनियम जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, जिसे बोलते हैं मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम है उसको क्या बोलते हैं, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसको क्या बोलते हैं, मार्लेमेंटो सुधार बोलते हैं बच्चों। 1909 का जो सुधार है उसको बोला जाता है मार्लेमेंटो सुधार, 1909 में आता है। 1909 के अंदर भारत सरकार के जो भारत सचिव है वो तो मार्ले हैं, और मिंटो भारत के वो सोई रहा है। इस टाइम पर भारत सचिव कौन है, भारत सचिव है आपके मार्ले, और मिंटो है बच्चों भारत के वाइसरॉय। समझ में आ गया। इसीलिए इसको 1909 का क्या बोलते हैं, मार्लेमेंटो सुधार बोलते हैं। भारत सचिव मार्ले है, और भारत के वाइसराय कौन है, मिंटो है बच्चों। 1909 का भारत परिषद अधिनियम को क्या बोलते हैं, मार्लेमेंटो सुधार बोलते हैं। 1919 का आया था भारत सरकार अधिनियम, उसको क्या बोलते हैं, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। मोंटेस्क्यू भारत सचिव है, और चेम्सफोर्ड कौन है, भारत के इस टाइम पर वाइसरॉय है 1919 के अंदर। दोनों समझ में आ गए बच्चों। दोनों के अलग अलग नाम है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। आपको ये बेसिक बातें याद रखनी है बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आंसर दीजिएगा। आपके सामने है, आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया। 1818 में किया गया, 1823 में किया गया, 1856 में किया गया, 1885 में किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया जाता है, 1856 ईस्वी में किया जाता है। कौन पारित कराता है, तो आपको आंसर देना है हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से होता है। इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग। क्या बताना आपको, लॉर्ड कैनिंग बताना बच्चों। क्या बताओगे, लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है। किसके प्रयास पूछे तो आप क्या बताओगे, प्रयास किसके बच्चों, प्रयास है यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से भारत के अंदर क्या होता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। और गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग है बच्चों। क्लियर है। गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। 1856 ईस्वी में आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। गवर्नर जनरल पूछे, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा होता है। प्रयास किसके थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के थे। दोनों याद रखना है। इससे पहले सत्य प्रथा पर रोक कब लगती है भारत के अंदर, 1829 ईस्वी में भारत के अंदर क्या लगती है, सत्य प्रथा पर रोक लगती है। इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिक था बच्चों। कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिक। अगर प्रयास की बात की जाए, प्रयास की बात की जाए तो क्या बताओगे आप, प्रयास थे राजा राम मोहन राय के, राजा राम मोहन राय। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा की जो उपाधि है किसके द्वारा दी जाती है, अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है बच्चों। किसके द्वारा, अकबर सेकंड के द्वारा। याद रह जाएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दी जाती है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से भारत के अंदर सती प्रथा पर रोक होती है। सती प्रथा कब रोक हुई, 1829 में हुई। सती प्रथा पर रोक लगने के बाद में भारत में कौन सा कानून आता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है। वो कब आता है, 1829 के अंदर, 1856 ईस्वी में पारित होता है। कब होता है, 1856 ईस्वी में पारित होता है। किसके प्रयासों से होता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से होता है। इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको क्या बताना है, लॉर्ड कैनिंग बताना है। क्लियर है, क्या बताना है, लॉर्ड कैनिंग बताना है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा बच्चों, आपके सामने है।
निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि हस्ताक्षर किया गया? याद रखना त्रिपक्षीय संधि कब होती है बच्चों? त्रिपक्षीय संधि 3 लोगों के बीच में हुई थी। कब? 1839 ईस्वी में। किस किस के बीच में होती है? ये अंग्रेज थे बच्चों। रणजीत सिंह था, रणजीत सिंह और शाह सुजा मिलकर त्रिपक्षीय संधि करते बच्चों। शाह सुजा अफगानिस्तान का राजकुमार है, ठीक है। सहायता है तो भारत के अंदर आता है और अंग्रेजों ने इसकी सहायता कब की थी? 1839 में की थी। त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? वेलेजली। वेलेजली का टाइम पीरियड 1798 से लेके 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे ये। उसके बाद में ओकलैंड 1839 से लेके 1842 तक। उसके बाद में कैनिंग है 1856 से लेके 1862 तक। उसके बाद में मेयो है 1869 से लेके 1872 के बीच में। मेयो के टाइम पर भारत के अंदर प्रथम क्या होती है? आपकी प्रायोगिक जनगणना होती है। अब आपको टाइम पीरियड देख के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बाकी ये किसके द्वारा हस्ताक्षर की जाती है? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा की जाती है बच्चे। किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। और ऑकलैंड ने ही भारत के अंदर ग्रांड ट्रंक रोड है उसका पुनर्निर्माण कराया था। ऑकलैंड के द्वारा भारत में किसका निर्माण कराया जाता है? ग्रांड ट्रंक जीटी रोड का पुनर्निर्माण भारत में किसने किया था? तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछ ले जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? जीटी रोड का निर्माण पूछे तो क्या बताएंगे? जीटी रोड का निर्माण बच्चों शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया। और इसका पुनः निर्माण लॉर्ड ऑकलैंड कराता है। त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर भी कौन करता है? लॉर्ड ऑकलैंड करता है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। उन्नीस ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद में किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सीधा सिंपल क्वेश्चन तो ये बनता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया गया? 1939 का जो अधिवेशन था उसका फेजपुर अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन बनते? सुभाष चंद्र बोस बनते। उनको कार्यकारिणी की परिषद द्वारा कार्य नहीं करने दिया जाता है, इसलिए वो परेशान होकर क्या दे देते हैं? इस पद से इस्तीफा दे देते हैं। कौन दे देते हैं? सुभाष चंद्र बोस। कौन होगा? सुभाष चंद्र बोस होगा। और उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। एक दूसरी पार्टी की स्थापना की गई जिसका नाम क्या था? आजाद हिंद फौज। दो पार्टी है सुभाष चंद्र बोस की, एक है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है 1943 ईस्वी में। कहाँ पे होती है? तो आपको बताना सिंगापुर में। कहाँ पे होती है बच्चों? सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 ईस्वी में की जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 के अंदर 1939 ईस्वी में कहाँ पे की जाती है? तो आपको बताना है भारत के अंदर ही की जाती है बच्चों। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रथम किला कौन सा था? फोर्ट सेंट पीटर नहीं था बच्चों, फोर्ट सेंट लुइस। ये किसका है प्रथम किला? ये फ्रांसीसियो का प्रथम किला है। फ्रांसीसियो द्वारा निर्मित पहला किला, फ्रांसीसियो द्वारा निर्मित प्रथम किला फोर्ट कौन सा? सेंट लुइस है। फोर्ट सेंट जॉर्ज किसका है बच्चों? अंग्रेजों का प्रथम किला है। ये कहां पे था? मद्रास के अंदर है बच्चों। कहां पे है? मद्रास के अंदर है। मद्रास में अंग्रेजों ने पहला किला बनाया था जिसका नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। दूसरा किला अंग्रेजों ने बनाया था फोर्ट विलियम। ये कहां पे बनाया था बच्चों? ये कलकत्ता में बनाया गया बच्चों। कहां बनाया गया? कलकत्ता में। क्लियर है? समझ में आया आपको? फोर्ट विलियम कहां पे है? कलकत्ता बताना है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पे है? तो आपको मद्रास बताना है। अंग्रेज फ्रांसिस द्वारा पहला किला कौन सा है? तो आपको बताना है फोर्ट बच्चों आपका फोर्ट लुइस है बच्चों। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आंसर दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? एवरेस्ट प्रथम सबसे ऊंचा पर्वत है बच्चों, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है प्रथम। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और भारत का पहला सबसे ऊंचा पर्वत है बच्चों। केटू दूसरा आता है बच्चों। केटू कितने नंबर पर आता है? दूसरा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ लेता आपसे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत ऊंचा पर्वत तो क्या बताते आप बच्चों? आप बताते कंचनजंगा। क्या बताते? कंचनजंगा जो विश्व का कौन सा है? तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है बच्चों। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट बोल दूं। दूसरे नंबर पर केटू आता है, गोडविन ऑस्टिन आता है और तीसरे नंबर पर क्या आता है बच्चों? आपका कंचनजंगा आता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो होगा कंचनजंगा बच्चों। क्या होगा? कंचनजंगा। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पूछा और भारत का पहला सबसे ऊंचा कौन सा? कंचनजंगा बच्चों। ठीक है, याद रह जाएगा। आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट हो सकते हैं बच्चों। सारे के सारे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगगर मृदा कहा जाता है? रेगगर मृदा किसे कहा जाता है? काली कपासी मृदा को, वन्य मृदा को, जलोढ़ मृदा को या लाल मृदा को? नहीं बोलते बच्चों, जलोढ़ मृदा को भी नहीं बोलते, वन्य मृदा को भी नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? काली कपासी मृदा को क्या कहा जाता है? रेगगर मृदा कहा जाता है। काली कपासी मृदा को क्या बोलते हैं बच्चों? स्थानीय रूप से क्या बोला जाता है? रेगगर मृदा कहा जाता है। किसको बोलते हैं? काली कपासी मृदा होती है, काली मिट्टी होती है, उसको क्या बोला जाता है? रेगगर मिट्टी भी बोलते हैं। काली जो मिट्टी है उसी को क्या बोलते हैं अपन? रेगगर मिट्टी बोलते हैं बच्चों, रेगगर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? रेगगर मृदा भी कहा जाता है इसको। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा बच्चों। किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र नहीं बच्चों, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा नहीं बच्चों, सूर्य मंदिर कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा को क्या किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो आपको बताना है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। सूर्य मंदिर कहाँ पे? कोणार्क के अंदर है। कोणार्क कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है बच्चे? जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, कोई बता सकता है मुझे? चलो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सोमनाथ मंदिर आपका सूर्य मंदिर कोणार्क है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी डायनेस्टी के द्वारा किया जाता है? आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर देना बच्चों। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके सामने है? किस पुस्तक से हमें अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में पता चलता है? अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? 712 एडी में किया था, 712 ईस्वी में किया था। प्रथम भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमण भी 712 में हुआ था। किसके द्वारा किया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है बच्चों। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये जो जानकारी ये कौन सी पुस्तक से मिलती है कि भारत के अंदर अरबों ने भारत के अंदर सिंध पर आक्रमण किया था? कौन सी पुस्तक में मिलती है? चचनामा में मिलती है, नेचुरल हिस्ट्री में मिलती है, किताबुल हिंद में मिलती है, इनमें से कोई नहीं मिलती। चचनामा नामक पुस्तक में मिलती है, जिसका लेखक अगर आपसे पूछे इस पुस्तक का जो लेखक था वो कौन था बच्चों? अज्ञात था, लेखक का नाम नहीं मिलता है। लेखक कौन था? चचनामा नामक पुस्तक का आपसे पूछ ले तो अज्ञात लेखक है बच्चों, कोई नाम नहीं मिलता है। 712 ईस्वी में भारत के अंदर पहला मुस्लिम आक्रमण किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? सिंध के अंदर किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम करता है, सिंध का राजा दाहिर को पराजित करता है बच्चों। किसको पराजित करता है? सिंध का जो राजा था दाहिर, उसको पराजित करता है। ये जानकारी कहाँ पे मिलती है? तो आपको बताना है चचनामा नामक पुस्तक में मिलती है। कहाँ मिलती है? चचनामा नामक पुस्तक में मिलती है। इसका लेखक क्या पुस्तक का? अज्ञात है बच्चों। सारी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? भारत के प्रधानमंत्री को नहीं सौंप सकता बच्चों, भारत के विधि मंत्री को भी नहीं सौंप सकता, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं सौंप सकता। हमेशा याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की बात की जाती है तो किसको सौंपा जाएगा? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। किसको सौंप सकता है? राष्ट्रपति को अपना। सर्वोच्च न्यायालय का आपका न्यायाधीश किसको त्यागपत्र सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए? कार्यकाल उसका 65 वर्ष तक होता है बच्चों। जब उसकी एज 65 वर्ष तक होगी तब तक वो क्या कर सकता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के पद पर रह सकता है बच्चों।
सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, हमेशा याद रखना किसको अपना त्याग पत्र सौंपता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति, हमेशा राष्ट्रपति को सौंपेगा बच्चों। अगर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की बात हो रही तो राष्ट्रपति आंसर आएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। आपके सामने आंसर दीजिएगा बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया। भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने के, कंपनी व्यापार नहीं करेगी, अब क्या करेगी, कंपनी शासन करेगी। ये कौन से अधिनियम का गठन किया गया था इसके लिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 अभी बताया था। इसको, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं बच्चों। इसके अंदर ऐसी बात नहीं बोली गई थी। 1853 का चार्टर एक्ट भी ऐसी बात नहीं बोलता है, 1833 का बोलता है और 1813 का बोलता है बच्चों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में बोला गया था भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त किए जाएंगे, लेकिन कंपनी चाय और चीन का व्यापार कर सकती है। 1833 के चार्टर एक्ट में बोला गया था कंपनी के पूर्णतः व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। आप क्वेश्चन में पूछा है, आपसे क्या पूछा है, किस अधिनियम को इसके लिए लाया गया था, किस अधिनियम का गठन किया गया था, तो 1813 के अधिनियम का गठन किया गया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो गठन किया जाता है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त किए जाएंगे, लेकिन याद रखना चाय और चीन के साथ में व्यापार कर सकती है। एक तो चाय का करेगी व्यापार, एक चीन देश के साथ में करेगी। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके अंदर सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, तो याद रह जाएगा, याद रख लेना। 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के पूर्णतः व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। 1813 के अंदर किस किस का बोला गया था, कंपनी के व्यापारिक अधिकार तो समाप्त करेंगे लेकिन चाय और चीन का रखेंगे बच्चों। ये बात 1813 के अंदर बोली थी। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय स्थित है बच्चों। शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में नहीं है बच्चों, हैदराबाद के अंदर भी नहीं है, बेंगलुरु के अंदर भी नहीं है, कहाँ पे है शतरंज संघ का मुख्यालय। आपका अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, चेन्नई के अंदर है। कहाँ पे स्थापित किया गया है, चेन्नई के अंदर स्थापित किया गया है। वन लाइनर स्टैटिक जीके के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, करंट का क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चेन्नई होगा। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको आंसर देना चेन्नई में है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किसी, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, अभी ये सोल्व किया था, वापस से वही क्वेश्चन आ गया। इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था मैंने, 1813 का चार्टर एक्ट। क्या बताया था, 1813 का चार्टर एक्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1813 का चार्टर एक्ट होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा पीछे चले गए थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों 13वां। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13वां, आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या बोल रहा है देखो, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे बच्चों। आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में वही लाइन है, सेम टू सेम आंसर देना। आपको बता रखा है भारत के प्रथम गृह मंत्री, और वही क्या थे, सूचना और प्रसारण मंत्री थे बच्चों। 1946 में सरकार बनी थी, में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे बच्चों। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे बच्चों। आया हुआ एग्जाम में ये भी क्वेश्चन, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे बच्चों। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। गृह और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, तो आपको आंसर देना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम सबको पता है, प्रथम राष्ट्रपति सबको पता है आप लोगों को। इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और जिन्हें क्या बोलते हैं, बिस्मार्क भी बोला जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है ना, लौह पुरुष तो सारे को पता है, लौह पुरुष तो अपने को सबको पता है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ बच्चे। नागरिकता जो अधिनियम है, एकल नागरिकता, ये कहां से लिया था अपन ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से लिया था। एकल नागरिकता का प्रारूप हमने कहां से लिया था, ब्रिटेन से लिया था बच्चों। ठीक है, कब पारित होता है, 1959 में नहीं होता है, 1951 में नहीं होता, 1964 में नहीं होता, कब होता है,
आपका नागरिकता अधिनियम पारित कब हुआ बच्चों? आंसर होगा 1955 में। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आंसर होगा 1955 में हुआ था बच्चों। इसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं? 5 से 11 आर्टिकल आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये भाग किसके अंदर आता है? भाग 2 में आता है बच्चों। नागरिकता का उल्लेख किसमें मिलता है? भाग 2 में मिलते हैं। आर्टिकल नंबर 5 से 11 नागरिकता का उल्लेख करता है। भारत के अंदर कैसी नागरिकता प्रणाली? तो आपको बताना है एकल संक्रमणीय नागरिकता प्रणाली। एकल संक्रमणीय नागरिकता प्रणाली ये ब्रिटेन के अपन ने क्या लिया था? संविधान से लिया था। यहाँ पे या तो आप एक ही नागरिकता होगी, ऐसे नहीं राजस्थान के अलग से नागरिकता, भारत के अलग से, ये प्रावधान नहीं है। आपके पास में एक देश की नागरिकता होगी, भारत की, मतलब आप भारत के नागरिक हो। ये कब होता है नागरिकता अधिनियम पारित? 1955 में होता है, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है 1955। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? लद्दाख की आपकी झांकी दिखाई गई थी बच्चों दिल्ली के अंदर, राजपथ के अंदर, जब अपने आपका गणतंत्र दिवस मना रहे थे तब। कब दिखाई थी? 2019 के अंदर नहीं, 2022 के अंदर भी नहीं, 2020 के अंदर भी नहीं। कब दिखाई गई थी? 2021 के अंदर दिखाई जाती है लद्दाख की झांकी। और इसी टाइम पर किसकी झांकी दिखाई गई थी? इसी टाइम पर किसकी झांकी दिखाई जाती है? राम मंदिर की झांकी। इसी टाइम पर किसकी झांकी को प्रदर्शित किया गया था? राम मंदिर की झांकी को भी क्या किया जाता है बच्चों? प्रदर्शित किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2021 होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हो आप। और क्या मनाते हो? अहिंसक दिवस मनाते हो। 21 जून को क्या मनाते हो? 21 जून को मनाते हैं हम बच्चों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? 25 जनवरी को मनाते हैं बच्चों राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रख लेना, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो सकता है। इंपॉर्टेंट डे एंड डे से एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 25 जनवरी होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 25 जनवरी होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है बच्चों? डलहौजी के अंदर है? नहीं। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपको आंसर देना बच्चों गुलमर्ग में। कहाँ पे है? गुलमर्ग के अंदर स्थित है बच्चों। कहाँ पे है? गुलमर्ग के अंदर स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, लावणी लावणी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है बच्चों? राजस्थान का, झारखंड का, गुजरात का, महाराष्ट्र का। लावणी कहाँ का है बच्चों? महाराष्ट्र का है। लावणी लोक नृत्य कहाँ का बच्चों? महाराष्ट्र का। लावणी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य? तो क्या आंसर होगा बच्चों? लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य बच्चों। कहाँ का है? महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है लावणी। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, दाचीगाम दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में नहीं है बच्चों, पश्चिम बंगाल में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे दाचीगाम आपका राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ पे बच्चों? आपको बताना है जम्मू कश्मीर। और कौन कौन से यहाँ पे? सलीम अली यही है बच्चों, किश्तवाड़ यही है। और बच्चों आपका कौन सा? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आपको बताना है ये तीनों चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, दोबारा से आ सकता है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भारत के अंदर? तो आपको बताना है जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आपके सामने फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? पहली बार 3 देश इसकी मेजबानी कर रहे हैं। फीफा विश्व कप का ये 23वां कौन सा है? संस्करण है बच्चों, 23वां संस्करण होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर कुल टीमें कितनी भाग लेगी? कुल टीमें आपकी 48 भाग लेगी, 48 भाग लेगी। पहली बार इसका कौन मेजबानी करेगा? कनाडा करेगा, यूएसए भी करेगा, लेकिन ब्राजील नहीं करेगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया बच्चों, कनाडा तो करेगा, यूएसए करेगा, लेकिन ब्राजील नहीं करेगा। यूएसए करेगा, ब्राजील नहीं करेगा, चिल्ली नहीं करेगा, गलत हो गया। कनाडा करेगा, यूएसए करेगा और मेक्सिको करेगा। कौन से 3 देश मेजबानी करेंगे इसकी? कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। पहली बार 3 देश फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करने वाले हैं। क्या क्या बताना है? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। इसके अंदर कुल टीमें कितनी भाग लेगी? 48 टीमें भाग लेगी। और कितने संस्करण हो, कौन सा संस्करण है? ये 23वां संस्करण है। इससे पहले 2022 का फीफा विश्व कप हुआ था। इससे पहले बच्चों 2022 का फीफा विजेता पूछ लिया आपसे, 2022 का अगर आपसे पूछ ले 2022 का फीफा विश्व कप विजेता, तो क्या बताओगे आप मेरे प्यारे बच्चों? आपको बताना है अर्जेंटीना। क्या बताना है? अर्जेंटीना। अगर पूछ ले इसका उपविजेता कौन था 2022 विश्व कप, 2022 का फीफा उपविजेता, तो क्या बताओगे आप मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांस। कौन था? फ्रांस था। अभी विजेता कौन है? विजेता कौन है? अर्जेंटीना था 2022 का, और पहले वाले का उपविजेता कौन था? फ्रांस था। याद रख लेना बच्चों, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन मेजबानी करेगा? तो आपको बता दिया मैंने, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। आज की क्लास के ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर ऑफ यू।